नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी कहानी की जड़ों तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक महादुश्मनी की नींव रखी गई थी। तो चलिए सत्ता, चलन और एक बहुत ही गहरी साजिश की इस कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है शकुनी की इस एक सलाह से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शाही गुरुकुल से, जहां दो परिवार के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। एक तरफ है 5 पांडव भाई और दूसरी तरफ 100 कौरव, जिनका नेता है दुर्योधन। लेकिन यहाँ शुरू से ही एक तनाव का माहौल है। ऐसा लगता है कि जो राजा हैं धृतराष्ट्र, वो जानबूझकर पांडवों की पढ़ाई में रुकावट डाल रहे हैं। और देखिए ये बात कितनी दिलचस्प है कि उनके गुरु कृपाचार्य ने शुरू में ही दोनों के स्वभाव का फर्क समझ लिया था। उन्होंने साफ साफ देख लिया था कि कौन कैसा है। अब तक जो दुश्मनी अंदर ही अंदर सुलग रही थी वो अब आग पकड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो सब कुछ बदल देगा। दुर्योधन का चालाक मामा शकुनी। शकुनी आते ही अपना काम शुरू कर देता है। वो दुर्योधन के मन में जहर घोलना शुरू करता है। उसे ये समझाता है कि उसके चचेरे भाई पांडव परिवार नहीं बल्कि सिंहासन के रास्ते का कांटा है। और दुर्योधन के मन में डर और जलन पैदा करने के लिए वो एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देता है। वो कहता है कि ये पांडव 5 उंगलियों की तरह हैं, जो जब मिल जाएं तो एक मजबूत मुट्ठी बन जाती है, और वो मुट्ठी दुर्योधन के लिए खतरा है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि शकुनी की योजना आमने सामने की लड़ाई की नहीं है। नहीं, ये धोखे और छिपकर वार करने की साजिश है। तो चलिए अब सीधे साजिश पर आते हैं। देखते हैं ये प्लान आखिर है क्या और कैसे सबसे पहली उंगली को निशाना बनाया जाता है। और वो उंगली कौन है? पांडवों में सबसे ताकतवर भीम। शकुनी का तरीका एकदम साफ है, एक सोची समझी चाल। और इसकी शुरुआत होती है भीम की सबसे बड़ी कमजोरी पहचानने से, जो सब जानते थे, उसका खाने के लिए प्यार। बस इसी मौके का फायदा दुर्योधन उठाता है। वो देखता है कि भीम अकेला बैठा है, भूखा है और अपनी पसंदीदा खीर ना मिलने से दुखी है। दुर्योधन भीम की इसी भूख को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। और बस इसी एक बुलावे के साथ जाल बिछा दिया जाता है। फिर दुर्योधन और उसका भाई दुशासन बेहोश भीम को रस्सियों से बांधते हैं और गंगा नदी में फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पहले और सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। उधर जैसे जैसे रात गहराती है, भीम के बाकी चारों भाई बेचैन होने लगते हैं। उन्हें पता है कि भीम को आखिरी बार दुर्योधन के साथ देखा गया था, जिस पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन इसके बाद जो होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। किस्मत का खेल देखिए। पानी के अंदर नागलोक में जहां जहरीले नाग रहते थे, उनके डसने से भीम के शरीर का जहर कट जाता है। मतलब जहर ही जहर की दवा बन जाता है और भीम की जान बच जाती है। इतना ही नहीं, नागों के राजा भीम को एक दिव्य रस पिलाते हैं, एक ऐसा अमृत जिसके हर एक कटोरे में 10 हाथियों के बराबर ताकत थी। जब भीम महल वापस लौटता है तो वो कमजोर नहीं बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटता है। उसे देखकर उसके परिवार वाले हैरान रह जाते हैं और जो उसे मारना चाहते थे वो खौफ से भर जाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद के हालात को समझते हैं, क्योंकि भीम की वापसी ने एक नई और बहुत ही खतरनाक कशमकश पैदा कर दी थी। भीम का तो खून खौल रहा था। वो सीधा अपनी माँ और भाइयों के पास जाकर सब सच बता देता है और बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन तभी सबसे बड़े पांडव भाई युधिष्ठिर उसे रोकते हैं और यहीं पर हमें कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। युधिष्ठिर ने न्याय से ज्यादा जरूरी परिवार की नाजुक शांति को समझा। तो परिवार में लड़ाई ना हो, इसके लिए पांडव इस जानलेवा हमले की बात को राज रखने के लिए मान जाते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच को दबाने का ये फैसला नफरत को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर और बढ़ने देता है। दुर्योधन की ये पहली साजिश भले ही नाकाम हो गई, लेकिन इससे दुश्मनी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो उस भयानक दुश्मनी की एक खामोश और अशुभ शुरुआत थी, जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में लेने वाली थी।